नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बीजेपी और केंद्र सरकार के रवैये से ये बिल्कुल साफ है कि उसमें घबराहट है। प्रधानमंत्री की छवि को के ध्वस्त होने को लेकर, सरकार की छवि तार-तार होने को लेकर और उसको मैनेज करने के लिए, उसके डैमेज कंट्रोल के लिए एक बड़े स्तर पर अभियान शुरू हो गया है। उस अभियान के मोटे तौर पर 3 हिस्से हैं कि आलोचकों को जो भी उनसे सवाल पूछे, उनकी आलोचना करे, उनको षड्यंत्रकारी बताया जाए, उनके आरोपों को प्रचार ठहराया जाए। दूसरा, सच्चाइयों को नकारना और लोगों का ध्यान भटकाना। और तीसरा, झूठे नैरेटिव गढ़ के उन्हें प्रचारित करना। ये बड़े स्तर पर शुरू हो गया है। मीडिया उनके नियंत्रण में है, तो मीडिया के जरिए ये नैरेटिव आगे बढ़ाए जा रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया में चूंकि अभी उस कदर नियंत्रित नहीं कर पाए हैं वो, तो वहां से उनको थोड़ी दिक्कत आ रही है। सवाल उठता है कि ये जो डैमेज हुआ था, क्या वो कंट्रोल हो जाएगा? इसे समझने के लिए मैं 2-3 पॉइंट दूंगा, फिर बहस की तरफ हम रुख करेंगे कि प्रधानमंत्री की छवि के मुख्य रूप से कौन से महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनको लेकर वो इतने करिश्माई दिख रहे थे या इतने लोकप्रिय थे। हालांकि लोकप्रियता का ग्राफ पिछले दिनों काफी तेजी से गिरा है। तो पहले जब शुरू में चुनकर आए थे प्रधानमंत्री, जब मनमोहन सिंह की सरकार बहुत अलोकप्रिय हो चुकी थी, एक वैक्यूम था राजनीति में, और नरेंद्र मोदी ने अपनी बोलने की कला से, अपने भाषणों से, अपने दावों से, गुजरात मॉडल की बात करके और सरकार पर प्रहार करके अपनी एक जगह बनाई और जीत कर आए और दूसरा चुनाव भी जीता। तो एक छवि बनी। उसमें मुख्य रूप से ये था कि वो एक निर्णायक और कड़े फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री होंगे, ऐसा माना गया था। लेकिन कोरोना काल में वो पूरी तरह से फेल हो गई ये धारणा। दूसरा, ये स्थापित हुआ है इस कोरोना काल में ही, जो अभी तक टेस्ट नहीं हो पाया था, कि जब भी कोई बड़ी क्राइसिस आएगी तो उसको हैंडल कर सकते हैं या नहीं। तो ये एक विश्वसनीयता इस वजह से उनकी खंडित हुई है। और फिर उनके वो तमाम वादे जो उन्होंने किए थे वो खोखले साबित हुए। चाहे वो 15 लाख रुपए लाने से लेकर बेरोजगारी दूर करने, विकास करने, ये तमाम चीजें ध्वस्त हुई हैं। और जो महंगाई बढ़ी है उसकी वजह से भी तमाम चीजें हुई। किसान आंदोलन चल रहे हैं, उससे परेशानी हुई है। अल्पसंख्यक वर्ग नाराज है, उसमें दिक्कत है। तो दलित और पिछड़ा तबका भी दूर हो रहा है। तो ये मुख्य रूप से था। लेकिन चूंकि वो हिंदुत्व का मामला था, राम मंदिर बन रहा है, धारा 370 हटा दी गई है, 3 तलाक का कानून आ गया है, सीए आ गया है, और बाकी जो चीजें हैं उन्होंने थोड़ा सा जोड़कर रखा हुआ है। लेकिन और भी चीजें हुई हैं। चीन की घुसपैठ को वो ठीक ढंग से मैनेज नहीं कर पाए, उससे भी उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर किए जाने वाला सरकार का दावा भी ध्वस्त हुआ है। तो ये तमाम बिंदु हैं। ये एक पृष्ठभूमि है। दरअसल मैं नहीं चाहता हूं कि ये आज की बातचीत में हमारे वक्ता बार बार रिपीट करें। तो हमने एक भूमिका बना दी है कि इस पृष्ठभूमि के रहते ये चीजें थी और ये चीजें अब नहीं दिख रही। सवाल उठता है कि जो चीजें नहीं हैं, या जो छद्म टूट गया है, या बुलबुला अगर था वो फूट गया है, तो क्या बीजेपी आज अपनी नई रणनीति से उसे मैनेज करने में कामयाब होगी? और अगर नई रणनीति जो है वो क्या है, और उसमें कौन सी चीजें आगे आने वाले समय में हमको नजर आ सकती हैं? तो अब चर्चा के लिए मैं अपने मेहमानों का रुख करूंगा। सबसे पहले परिचय करा दूं। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी हैं, सतीश के सिंह जी हैं, शीतल सिंह हैं, अशोक वानखेड़े हैं और आलोक जोशी हैं। आप सभी लंबे अनुभव वाले पत्रकार हैं, देख रहे हैं 7 साल में क्या कुछ घटा है। और आज 7 साल बाद, हालांकि कुछ कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का हनीमून पीरियड अब जाकर खत्म हुआ है। हालांकि ये 2-3 महीने बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय कहा था कि मुझे तो हनीमून पीरियड भी नहीं मिला। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि ये हनीमून पीरियड का अंत हो गया और अब सही मायने में मोदी आकर फंस गए हैं। तो सबसे पहले मैं वानखेड़े साहब आपके पास आ रहा हूं। मैं चाहूंगा कि संक्षेप में आज सारे वक्तव्य रखें। बहुत सारे पहलू हैं इस चीज के, तो एक एक करके हम उस पर चर्चा करते जाएंगे। अशोक जी, प्रधानमंत्री की छवि को बचाने के लिए, फिर से स्थापित करने के लिए जो बीजेपी कर रही है, उसमें कितना दम है, वो कितना काम कर सकती है?
देखिए, प्रधानमंत्री की छवि जो एक छद्म छवि थी, वो 2014 क्या गुजरात मॉडल से लेके सब छद्म छवियां थी और एक परसेप्शन के तहत बेचा गया था। पूरे देश को एक कंसेप्ट बेचा गया था और ये परसेप्शन बनाया था कि ये लोह पुरुष है, 56 इंच का सीना है और ये जो भी करेंगे वो बिल्कुल देश के लिए करेंगे। लेकिन जब जब वो विफलता उनके सामने आई, तब उन्होंने राष्ट्रवाद का तड़का दिया। और ये राष्ट्रवाद का तड़का एक बार चला, 2 बार चला, 3 बार चला, 4 बार चला, लेकिन ये तब तक चलता है जब तक बेरोजगारी के लिए आप राष्ट्रवाद करते हो, जब आप कोई भी चीज महंगाई के लिए भी राष्ट्रवाद करते हो कि विकास के लिए पैसा चाहिए इसलिए टैक्सेस बढ़ाए हैं। आप कई बार पेट्रोल की प्राइसेस दूसरे देश के ऊपर डाल देते हो, कई बार आप पाकिस्तान को बोल देते हो, विपक्ष को बोल देते हो, ये तमाम चीजें आप डालते आ रहे हैं। लेकिन कोविड की जो दूसरी लहर आई है, इस लहर ने हर परिवार को झंझोड़ दिया है। हर परिवार, ऐसा भारत में कोई परिवार नहीं है जिसका कोई रिलेशन में, जिसका पड़ोसी मौत के मुंह में नहीं गया हो। और ये जो मृत्यु का तांडव हुआ, ये रियलिटी है देश की। और इसके बाद पूरे विश्व ने भी इस मानवता की जो एक क्या कह सकते हैं हम की त्रासदी थी, उसको भी जब विश्व पटल पे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, तो फिर यही विकास पुरुष जो थे, वो कहीं ना कहीं लोगों को एक फेल्यूर प्राइम मिनिस्टर दिखने लगे। अब जब जब बाहर से विदेशी अखबार लिखते हैं या कुछ करते हैं, तो यहाँ उस छवि को संभालने के लिए अब सरकार के पास कुछ है नहीं। है इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार क्या बोलेगी कि मौतें हुई नहीं है, लोगों के सामने मौतें हुई है। सरकार कहेगी सारी सुविधा ठीक है, लोग बेड के लिए तरस रहे हैं। आज एक एमएलए ने बात की है, उत्तर प्रदेश में एक एमएलए की कहानी है, उसका बेटा मर गया, लेकिन उसके बाद एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई उसके बेटे की मृत्यु की, और वो दर दर भटक रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी तक सबसे मिला, लेकिन एक एमएलए बीजेपी की ये हालत है। ये जो स्थिति दिखती है, इससे फिर आप लिपापोती कैसे करेंगे? आपने विदेश मीडिया के नाम पे एक छद्म वेबसाइट बना के उसी अखबार के नाम की जैसी तैसी एक आर्टिकल देख के ट्वीट करवाया सब मंत्रियों से, और एक बताने का प्रयास किया कि विदेशों में बड़ी वाहवाह हो रही है, लेकिन वो एक्सपोज हो गया क्योंकि एक कम्युनिकेशन की दुनिया है। अब जब अमेरिका में जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो आर्टिकल छापा है, उन्होंने जब आर्टिकल छापा तो उन्होंने कहा कि हम इतनी मृत्यु क्यों कह रहे हैं, उन्होंने साइंटिफिक आधार दिया, उन्होंने उस डाटा को एनालाइज करने वाले लोगों के नाम दिए। उसके बाद हमारे पॉल साहब जब आते हैं बताने के लिए, तो वो जो बातें बताते हैं, जो लिपापोती करते हैं, वो बहुत हास्यास्पद है। वो कहते हैं कि हम वैक्सीन वालों से चर्चा 2020 से कर रहे हैं। 2020 से यदि आप वैक्सीन वालों से, विदेश जो निर्माता है वैक्सीन के, उनसे आप 2020 से बात कर रहे हैं, तो आप कितने नकारा हो सकते हैं कि 2020 से लेके अब 2021 का 5 महीने खत्म हो गए, लेकिन आप किसी भी वैक्सीन निर्माता के साथ सक्सेसफुल बात नहीं कर पाए, क्योंकि आज एक रशियन वैक्सीन छोड़ के किसी भी वैक्सीन गारंटी के साथ नहीं कह सकते हम कि हमारे देश में इस डेट को आ जाएगा। ऐसी तमाम चीजें हैं, बहुत सारी झूठी बातें कर रहे हैं। आज प्रकाश जावड़ेकर जी ने राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बात की, वो उनकी जो रिप्लाई था, इतना बचकाना लगा। वो कहते हैं कि राजस्थान में बलात्कार हो रहे हैं, आप उधर देखिए, आप वैक्सीन का पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि 1 मई को हमने सबको वैक्सीन दे दी, अब राज्यों ने नहीं लगाई। राज्य सरकारें हंस रही होंगी, लोग हंस रहे होंगे, क्योंकि वैक्सीन के लिए लोग जब लाइन में जाते हैं तो पता नहीं पड़ता कि वैक्सीन कब आएगी, कब मिलेगी, कब नंबर आएगा। दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि 45 के ऊपर की वैक्सीन हम देंगे, 50% हम खरीदेंगे, राज्य सरकारों को बोलते कि 25% आप खरीदे, कारपोरेट और प्राइवेट सेक्टर 25% खरीदेगा। तो वानखेड़े साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये झूठ को ढाल बना रहे हैं, प्रोपेगेंडा को ढाल बना रहे हैं। सवाल ये है, आप ऐसे झूठ बोल रहे हो जो लोगों के गले उतरेगा नहीं। ये परसेप्शन नहीं बन सकता। ये कोई बेरोजगारी का आंकड़ा नहीं है कि आप सोचेंगे कि सरकार ने कहा हो सकता है मुझे रोजगार नहीं मिला, लेकिन बाकियों को मिला होगा इसलिए सरकार कहती होगी। लेकिन जब आप ये कहते हो कि मेडिकल सुविधा है, जब कहते हो कि वैक्सीन है, जब कहते हो कि लोग मर नहीं रहे हैं, ये ऐसा झूठ है जो जनता के गले नहीं उतरता, इसलिए इसका परसेप्शन नहीं बन पा रहा है, इसलिए ये बूमरैंग हो रहा है। और जब ये बूमरैंग होता है तो फिर आप सोशल मीडिया पे कब्जा करते हो। आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो कब्जा कर ही रखा है, आपने प्रिंट मीडिया पे कब्जा कर रखा है, सोशल मीडिया पे आपका कब्जा नहीं हो रहा है तो आप उनमें डंडा देना शुरू कर दिया। कभी किसी पे रेड करते हो, कभी किसी को कोई नया कानून बताते हो। ये तमाम बातें सरकार की बौखलाहट दिख रही है, और बौखलाहट में कभी भी कोई करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए जाते। जब आप बौखलाते हो तो हमेशा गलतियों पे गलतियां करते हो। और जो महामहिम लोग हैं जो आके सामने बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, 2021 के दिसंबर तक जावड़ेकर जी ने कहा कि 200 करोड़ डोजेस हमारे पास होंगे, 100 करोड़ को वैक्सीन लगेगी। ये बातें हम कब से सुन रहे हैं,
भारतीय बायोटेक की कंपनी ने जिन 3 कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किया है, उन 3 कंपनियों के यहाँ भारतीय बायोटेक की अभी टीम भी नहीं पहुंची है। वो टीम जाएगी, वहां देखेगी, मुआयना करेगी, इक्विपमेंट का ऑर्डर होगा, इक्विपमेंट इंस्टॉलमेंट होगी, उसके बाद एमओयू साइन होगा, उसके बाद उनका मैन्युफैक्चरिंग चालू होगा। लेकिन आपने बता दिया, आपने डीआरडीओ की एक दवाई इंट्रोड्यूस कर दी है, सारी दुनिया उस दवाई को ढूंढ रही है, वो दवाई कहीं नहीं है क्योंकि दवाई 3rd फेज के ट्रायल पे अभी चल रही है। ये तमाम झूठे, अब लोग इसको, क्योंकि लोगों के साथ खेल हो रहा है, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, तो अब लोग इसको, इस परसेप्शन को मानने को तैयार नहीं है, इसलिए गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं, कभी टूल किट बोल रहे हैं, कभी क्या बोल रहे हैं, इससे फोकस चेंज नहीं होगा। लोगों का फोकस बड़ा क्लियर हो चुका है और इसीलिए इस सरकार का झूठ अब ज्यादा नहीं चलता। ये भले लिपापोती करते होंगे, लेकिन लिपापोती भी दूसरे झूठ से कर रहे होंगे। बड़े झूठ को छुपाने के लिए उससे बड़ा झूठ बोलोगे तो लोगों के बीच में नंगेई होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जी, उर्मिलेश जी, ये मान के चल रहे हैं लोग कि बीजेपी का अपना वोट बैंक है, अपना एक कमिटेड मतदाता वर्ग है, वो दूसरी बातें सुनता ही नहीं, वो उसके गले नहीं उतरती, और जो बीजेपी या केंद्र सरकार कहेगी वो उसे उसी रूप में ग्रहण करता है, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, सोशल मीडिया में दूसरे तरह से, और आरएसएस का अपना जो नेटवर्क है उसके जरिए। तो क्या अपनी ये जो उसकी यूएसपी है उसके जरिए वो ये काउंटर नहीं कर सकती है, या जो डैमेज कंट्रोल का अभियान है वो कामयाब नहीं हो सकता है? देखिए, ये बात मुकेश जी इस बात पर निर्भर करेगी कि आगे आने वाला जो वक्त है वो कैसा होता है, और उसमें अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, जनता है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लोग हैं, मैं इन सबका क्या रिस्पांस है, क्या रिएक्शन होता है, स्थितियां क्या बनती हैं, तो इन सभी चीजों पर निर्भर करेगा। आज अगर हम बैठ करके ये तय कर लें कि यही होगा, तो ये बड़ा मुश्किल है मुझे कहने में कि यही होगा। अब जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, उत्तराखंड में चुनाव हैं, पंजाब में चुनाव हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का एक तरह से ये सेमीफाइनल यही साफ हो जाएगा। बात सही है कि उत्तर प्रदेश एक तरह का सेमीफाइनल है, मैं भी मानता हूं। उत्तर प्रदेश एक देश है, मैंने यूरोप के तो बहुत सारे देशों से बड़ा है, बहुत सारे। तो हमारा ये कहना है कि इसके बावजूद आप देखिए कि जो सब्जेक्टिव एफर्ट्स हैं, यानी जो जो आत्मगत प्रयास हैं अपोजिशन के या सत्ता विरोधी जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके बहुत कमजोर हैं। जनता में त्राईमाम है, जनता इस सरकार से, इस नेतृत्व से पूरी तरह उसका मोह भंग हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक हिंदी भाषी क्षेत्रों का प्रश्न है, और साउथ में तो पहले से ही, क्योंकि साउथ में लोगों के पास पढ़ाई लिखाई है, क्योंकि साउथ में एक राजनीतिक चेतना भी बहुत रही है स्टेट्स में, कई स्टेट्स में, तो उसकी वजह से इनका वहां पर लेना देना ज्यादा रहा नहीं है, कर्नाटक वगैरह को छोड़कर। और कर्नाटक में भी कैसे ये सत्ता में आए हम सब जानते हैं। तो असल जो कहानी लिखी जाती है वो गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस मध्य प्रदेश, इस तरह के स्टेट से लिखी जाती है हमारे देश में केंद्रीय सत्ता के भविष्य तय करने की कहानी। उसमें मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि यहाँ विपक्ष जो है वैसा नहीं है जैसा हमने अभी हाल में बंगाल में ममता बनर्जी को देखा। तो उत्तर प्रदेश में कोई ममता बनर्जी नहीं है, इसे हमें आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और जो लोग हैं उत्तर प्रदेश में, वो विचित्र हालत में है। कोई बाएं पॉकेट में रहता है, कोई दाएं पॉकेट में रहता है, और किन लोगों की पॉकेट में रहता है ये पूरा देश जानता है, पूरी जनता भी जानती है। तो ऐसे में स्थितियां क्योंकि जनता को चुनाव में वोट देना है, जनता अभी विकल्प बनाने की स्थिति में नहीं है कि वो अपनी उर्मिलेश जी, हमारा जो आज का सवाल है वो ये है कि प्रधानमंत्री की छवि को लेकर ये माना जा रहा है कि वो ध्वस्त हो चुकी है। अब उसको मैनेज करने का अभियान बीजेपी ने छेड़ा है। तो क्या हम चुनाव तक हम नहीं जा रहे हैं अभी, आज की तारीख में क्या ऐसी स्थिति है कि जिस तरह से वो मैनेज करना चाहती है, डैमेज को कंट्रोल करना चाहती है, वो कर पाएगी? और ये जो इसका जवाब तो हालांकि अशोक जी ने दिया है, मैं इससे बढ़कर आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि जो बीजेपी का अपना एक वोट बैंक बन चुका है, एक मतदाता वर्ग बन चुका है जो दूसरी चीजों को नहीं सुनता है, क्या वो भी परेशान है इन तमाम चीजों से? उसकी नजरों में भी
प्रधानमंत्री की छवि इतनी ध्वस्त हो गई है कि बीजेपी के एफर्ट उसको दोबारा से ठीक नहीं कर सकते हैं? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मौजूदा जो परिस्थितियां है उसमें जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी जो सरकार है, उसकी पूरी की पूरी छवि खत्म हो गई है। और जो भी बनाई गई छवि थी, मैं ये भी मानता हूं कि छवि वाकई होनी नहीं चाहिए थी। जो छवि बताया जाता है कि ये छवि है, वो छवि है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन चूंकि ये पूरी की पूरी एक मिथ्या चेतना का एक पूरा बिल्ड की गई टेलीविजन चैनलों के जरिए और सोशल मीडिया के भी जरिए, और तमाम तरह के हथकंडे उसके लिए अपनाए गए, कारपोरेट इस देश का जो है वो उनके साथ खड़ा है, तो इसकी वजह से जो एक क्रिएट की गई इमेज दरअसल वो धराशायी हो गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बात सही है कि ये कहानी केवल अनएम्प्लॉयमेंट की नहीं है, अशिक्षा की नहीं है, ये कहानी इस बात की नहीं है कि कहां सरकार गलत काम कर रही है, ये मौत की कहानी है। लोग मर रहे हैं, और मरने वालों में अमीर हैं, गरीब हैं, मध्य वर्ग है, निम्न वर्ग है, उच्च वर्ण है, जो आमतौर पे बीजेपी का समर्थक कहा जाता है उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में या बिहार जैसे राज्यों में। सभी तरह के लोगों पर ये मुसीबत आई है। और ये मुसीबत जो है, अब इसका दो प्रोपेगेंडा, एक बात प्रोपेगेंडा एक है, क्योंकि इसके दो पहलू हैं। क्या ये जो महामारी आई है, बहुत सारे लोग ये प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी आरएसएस या सरकार के समर्थक, कि ये क्या कर सकते हैं इसमें मोदी जी या सरकार, ये तो भाई सबके ऊपर आई है और ये तो महामारी है। लेकिन सच्चाई जो है, जो तथ्यों के की रोशनी में जाहिर होती है कि महामारी तो पूरी दुनिया में है, लेकिन ऐसा हाहाकार, ऐसी भीषण मिसमैनेजमेंट दुनिया के कुछ ही देशों में ही देखने को मिला, जिसमें एक तो ब्राजील है, डोनाल्ड ट्रंप के समय अमेरिका में भी काफी मिसमैनेजमेंट था, और आज भारत में है, और शुरू से लेकर आज तक भारत में मिसमैनेजमेंट ही मिसमैनेजमेंट है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी समस्या है कि जो अभी जो हालात हैं उसका क्या होगा। अगर अगर इस बात को जनता तक पहुंचाया जाए तो मैं समझता हूं कि जनता तो झेल। लगता है कि उर्मिलेश जी से हमारा संपर्क विच्छेद हो गया है, सिग्नल का इशू था ही। सतीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक मोटे तौर पर ये अब आम धारणा बन चुकी है कि इस सरकार की, प्रधानमंत्री की छवि को जबरदस्त धक्का पहुंचा है, नुकसान पहुंचा है। इसमें अब बहुत मतभेद की गुंजाइश नहीं रह गई है। और बीजेपी के जिस तरह से इस अपने अभियान को चला रही है, उसमें भी उसकी घबराहट भी, हताशा भी, ये सब कुछ नजर आ रहा है। सवाल आज का ये है कि इसको मैनेज करने के लिए, छवि को बनाए रखने के लिए, उसे चमकाने के लिए जो भी कोशिशें हो रही है बीजेपी की तरफ से, वो सही दिशा में है या और नुकसान पहुंचाने की वजह बन सकती है? जैसा अशोक जी ने कहा कि ये तो बड़ा झूठ पर फिर बड़ा झूठ बोल रहा है वो, और उसकी और फजीहत हो रही है। देखिए, चार पांच बातें हैं मुकेश जी। सवाल पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी की विश्वसनीयता और उन पे विश्वास, ये पहली बार हुआ है जो इतना बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोग जंगले से बाहर झांकने में भी डरते हैं कि अगले पल क्या होगा। झांकने में, ऐसी स्थिति में अगर आप भी और हम लोग भी अगर इसको, या पॉलिटिकल पार्टीज और सरकार भी, ये धर्म और चुनाव के नजरिए से इन चीजों को देखेंगे तो ये रास्ता नहीं है। प्रोपेगेंडा का करने से ये काम नहीं चलेगा। मैं बताता हूं, मेरे पास और हम सब के पास वो दवाई है, कोरोना की भले नहीं हो लेकिन दवाई है। सबसे पहले खेद जताना पड़ेगा कि ये जो कुछ हुआ वो गलती थी असेसमेंट में। दूसरा कि जो इकोनॉमिक कोरोना आ रहा है वो बहुत भारी है, जो जानलेवा तो जो है। सतीश जी, एक मिनट में रोक रहा हूँ। सतीश जी एक मिनट। आपने कहा कि खेद जताना पड़ेगा। खेद जताने का मतलब है कि अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा। अपनी गलतियों को मानने का मतलब है कि वो छवि पर और बड़ा असर पड़ेगा। कि अभी जो बहुत सारे लोग भ्रमित हैं कि ये महामारी तो सब जगह आई है और प्रधानमंत्री ने अपने तय कोशिश की है वगैरह वगैरह, जो भी नैरेटिव चलाया जा रहा होगा आरएसएस की तरफ से या बीजेपी के संगठन की तरफ से, वो भी फिर साफ हो जाएगा। तो सरकार पूरी तरह से नंगी हो जाएगी अगर उसने मान लिया अपनी गलती। तो देखिए, गलती
माना जा चुका है। एक तरह से जो मौन है वो एक तरह की गलती है, मानी गई है, शब्दों में भले ही ना आए। भाई देखिए, आपने मुझे बीच में रोक दिया। मैं इकोनॉमिक कोरोना की बात कर रहा था। ये दूसरा संकट है। मान लीजिए अभी सबसे बड़ा संकट तो ये है कि सब लोग यही पूछ रहे हैं कि मेरा वैक्सीन लगेगा कब, जल्दी से जल्द लगाओ। और राहुल गांधी जैसे नेता, ये पप्पू फेंकू का युद्ध से अब आगे बढ़ गया, वो कह रहे हैं कि भाई अगर ये नहीं अभी इंजेक्शन तत्काल डाला गया तो तीसरा, चौथा, पांचवा सब आएगा और वो जानलेवा होगा। तो हम डबल तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। एक ये जो कोविड का है, और दूसरा जीविकोपार्जन का, भुखमरी का, इकोनॉमिक कोरोना जिसको हम कहते हैं वो है। तो वो तो संकट है ही भाई। पूरे दुनिया ने उसको, इटली ने, फ्रांस ने, आपका स्पेन ने, अमेरिका ने, इस सब ने बहुत सारे को बैलेंस करके किया। तो वैसा ही कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि खेद जताया जाए और जो कमियां दूर, क्या ऑक्सीजन की तो अब कमी हमें नजर नहीं आ रही है, तो ये सब 15 दिन में हो सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता है मुकेश जी। और लेकिन अगर आप ये सोचिएगा कि हम सिर्फ धर्म के, हम लोग को भी ज्यादा चुनाव को इस वक्त हम ध्यान में नहीं रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि फलाना जीत जाएगा, फलाना हार जाएगा। ये हेल्थ और इकोनॉमी का ये इमरजेंसी है, आपातकाल है, और वो ऐतिहासिक है। इस पे आना होगा। ये बात है, हम लोग को ज्यादा ये पॉलिटिक्स वाला जो पार्टी पॉलिटिक्स, उससे हट जाना चाहिए। जी आलोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अनम्यूट कर लीजिए जी। ये कहना चाह रहा हूँ मुकेश जी कि ये सतीश जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, और ये सज्जन व्यक्तियों की का ये लक्षण है कि वो फेस वैल्यू पे लोगों को लेते हैं और इस अंदाज में बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए सतीश के सिंह बैठे होते हैं उस कुर्सी पे, तो शायद वो यही करते हैं कि वो इसको एक नेशनल इमरजेंसी मानते हैं। वो हमारे आपके जैसे जो लोग अपने मित्रों को बुलाते हैं, या वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे होते, तो वो विपक्षी नेताओं को बुलाते खुले मन से, कहते आइए बैठिए, हम लोग अब किसी मामूली चीज से नहीं जूझ रहे हैं। हमारे सामने मानव इतिहास का सबसे बड़ा संकट है। अब इस वक्त हमको अपनी राजनीतिक पार्टी बंदी किनारे रखनी पड़ेगी और इस संकट का एक साथ मिलकर मुकाबला करना होगा। जो विचार आपके पास हैं वो बताइए, जो मेरे पास है वो मैं बताता हूं आपको। हम सबको जो विचार ठीक लगेंगे फिर हम उस रास्ते पे चलेंगे। लेकिन ये पार्टी बंदी का टाइम नहीं है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन पार्टी बंदी का टाइम नहीं है। ये दिखाना पड़ेगा सबसे पहले उस पार्टी को जो सत्ता में बैठी है, उस नेता को जो सत्ता के शीर्ष पर बैठा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि वो ये दिखा नहीं रहे हैं। वो एक के बाद एक चुनाव की ही तैयारी कर रहे हैं, और अगर वो चुनाव की ही तैयारी करते रहते हैं तो फिर भाई जवाब भी चुनाव की जुबान में ही देना होगा। और बंगाल की जनता ने दिया है। अब तक ये सवाल बहुत उठता था कि भाई मोदी नहीं तो कौन, तो जवाब ऐसे दिया जाता है कि कंफ्यूजन की गुंजाइश ना रहे। ये इससे पहले के अनेक चुनाव हमने देखे, कर्नाटक देखा, गोवा देखा, जहां ये हुआ कि पार्टी जीत तो कोई और गई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कोई और हो गई, या थोड़ा बहुत बराबर की टक्कर थी, और उसमें त्वरित गति से एक्शन करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। कर्नाटक में उसका उल्टा हो गया, उधर कांग्रेस एक्ट कर गई। लेकिन मेरा ख्याल है कि जनता, और इसमें बड़ी भारी, ये तो हल्का फुल्का काम नहीं है जनता के लिए, क्योंकि जनता जब वोट देने जा रही है तो नहीं जानती है कि मेरा पड़ोसी किसे वोट दे रहा है, मेरा बगल वाला किसे वोट दे रहा है, और बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के कौन लोग किसे वोट दे रहे हैं। तो ये जनता के हाथ में नहीं होता है कि वो डिसाइसिव मैंडेट दे दे। मुझे तो अपना ही वोट देना है ना, मैं अपना वोट इधर या उधर दे सकता हूं। अब वो डिसाइसिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मुझे कैसे पता चलेगा। ये पता करवाने का काम, ये जताने का काम पॉलिटिकल पार्टीज का है। उनको ये दिखाना होता है कि कौन सा स्पष्ट ऑल्टरनेटिव इस समय दिख रहा है, जिसकी तरफ जाओगे तो ये सरकार जो बैठी है ये जाएगी ही जाएगी। और मेरा ख्याल है वो करने का वक्त राजनीतिक दलों के लिए है। लेकिन जहां तक जनता का सवाल है, अभी अशोक जी ने शुरू की बातचीत में कहा, वे शीतल जी से बात करिएगा, वो बताएंगे, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के गांव का हाल देख रहे हैं। मैं भी लखनऊ में बैठा हूं, लेकिन मैं यहाँ से बहुत सारे गांव का हाल पता करता हूं, बात करता हूं लोगों से। जिन लोगों से मैं कभी नहीं मिला हूं, पहली बार मिल रहा हूं, उनसे भी जब मैं उनके गांव का हाल पूछता हूं तो तस्वीर बहुत भयावह है। जो तस्वीर आप देख रही है
वो नहीं है, वो तस्वीर सच नहीं है। और ये सच पे पर्दा डालने का खेल अब भी जारी है, कोशिश चल रही है। बहुत हिम्मत आपने देखी होगी कुछ मीडिया समूहों के नाम लिए, क्योंकि आप इमेज पे आ रहे हैं, तो सारा खेल तो इमेज का है ना। पिछले 7 साल इधर के और उसके पहले के 15 साल क्या हुआ है, सिर्फ इमेज ही तो बनाई गई है। वो इमेज अब बुरी तरह से ध्वस्त हो रही है। हमारे साथी अरीब हैं, उनके पास मैंने 2 ऐसे कवर भेजे हैं, अगर वो दिखा देंगे इस समय तो अच्छा रहेगा। उनसे आपको अंदाजा आएगा कि अब इमेज की चिंता अब सिर्फ विदेशी नहीं रह गई है। ये फ्रंटलाइन मैगजीन है जो अपने काम के लिए जानी जाती है, बहुत इन डेप्थ काम करती है। कवर पर इमेज देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और साथ में लिखा है बंगलिंग बिग टाइम। और इसके नीचे जो बारीक इबारत लिखी हुई है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। वो कह रहा है, द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 विच हैज डिवास्टेटेड मिलियंस ऑफ लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स अक्रॉस द कंट्री। यानी कोरोना की जिस दूसरी लहर ने दसियों लाख लोगों की जिंदगी और जीविका पर असर को तबाह कर दिया है। डिवास्टेशन तबाही होती है। Has exposed not only the long-term weaknesses of the public health system, इसने सिर्फ भारत के पब्लिक हेल्थ सिस्टम का खोखलापन उजागर नहीं किया है, but also the hollowness of Prime Minister नरेंद्र मोदी's image as a strong and decisive leader। एक मजबूत और फैसलाकुन नेता के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज का भी खोखलापन सामने आ गया है। एक दूसरी तस्वीर है, उसको बहुत मैं एलेबोरेट नहीं करना चाहूंगा, उसको देख लीजिए, उतना ही काफी है। एक आनंद विकटन नाम की तमिल पत्रिका है, उस पर यह कवर आया है। इसको जरा बारीकी से देखिए। इसमें एक भारत का नक्शा है। ये जो पत्ती है ये भारत के नक्शे की शक्ल में है और ये शहतूत की पत्ती होती है आमतौर पे, जिस पर रेशम का कीड़ा पलता है और जो उस पर चलता हुआ ये कैटरपिलर है, जो कीड़ी बोलते हैं जिसको, वो उस पत्ती को खाते हुए चलता है। और उस पत्ती पर किसकी तस्वीर उस पर बनी हुई है ये अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो जहां तक आलोक जी और भी कवर आए हैं, आउटलुक के भी कवर आए हैं, जिसमें जो ये बताते हैं कि मैंने कवर का जिक्र नहीं किया जानबूझकर मुकेश जी। कवर आए हैं लेकिन उन कवरों में बिना किसी चेहरे के सवाल उठाए जा रहे हैं। और ये सवाल हम पत्रकारों में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सवाल तो उठा रहे हो, तस्वीर क्यों नहीं दिखाते हो? सिस्टम की बात कई बार लोग तस्वीर समझ जाते हैं जी, कई बार तो लोग अपने से भी अनुमान लगा लेते हैं। जहाँ टेलीविजन सीखा है, मैं तो टेलीविजन से आया हूँ, हाल अब डिजिटल करता हूँ। टेलीविजन में हमें सिखाया गया था कि दर्शक को सोचने और इमेजिन करने के लिए मजबूर मत करो, जो कहना है साफ साफ कहो, एक बार में दिख जाना चाहिए कि क्या कहना चाहते हो। अगर आप दर्शक को होमवर्क पे लगा दोगे तो दूसरी तरफ जाएगा, दूसरा चैनल देखेगा जहां बात आसानी से समझ में आ रही है। तो इसलिए शीतल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। शीतल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी 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 शीतल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। सतीश जी की बात को लें, अशोक जी की बात को लें, आलोक जी की बात को लें, तो लबोलुआब नहीं ये निकलता है कि प्रधानमंत्री को अपना पूरा रवैया बदलना पड़ेगा, सरकार को अपना पूरा ढंग बदलना पड़ेगा अगर वो अपनी छवि को फिर से कायम करना चाहते हैं। जिसका मतलब है कि आप विपक्षी दलों से मेल मिलाप करेंगे, ये जो झूठ फैलाने का खेल चल रहा है इसको बंद करेंगे, गाली गलौज की भाषा बंद होगी और पूरा ध्यान इस जो इकोनॉमिक कोरोना और मेडिकल कोरोना दोनों है उससे निपटने में लगाएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल, अगर इजाजत है, एक छोटी सी चीज सवाल से जुड़ी हुई भी नहीं है, लेकिन मैं दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोगों को मैंने लिख के दिया है, लेकिन वैसे जानकारी दे दूं। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं जिसका जवाब आप चाहते हैं डिबेट में आए, तो वो आपको सुपर चैट के रास्ते से पूछना पड़ेगा। सुपर चैट या सुपर स्टिकर आपको खरीदना पड़ेगा, जिसके साथ वो सामने आएगा और इसके साथ वो सभ्य भाषा में भी होना चाहिए और डिबेट के टॉपिक से जुड़ा हुआ। जी मेरे निजी जीवन का, शीतल जी के निजी जीवन का तो भाई उसके जवाब नहीं दे पाएंगे, हमें प्रयास करेंगे। तो ये एक बात मुझे तो शीतल जी अब मैं सवाल पर आ रहा हूँ आपके कि ये सारी चीजें अच्छी हैं, ये सलाह बहुत अच्छी है,
लेकिन जो चरित्र रहा है हमारे नेतृत्व का, प्रधानमंत्री का, जिस ढंग से वो 7 साल, बल्कि उसमें जो पिछले 15 साल है वो भी जोड़े जाएं, उसमें ये चीज कहीं एक बार भी छलकी नहीं है। ये उनके काम करने का ढंग नहीं है। ये बदलाव हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन असंभव बदलाव है। ये आपको लगता है कि इतने बड़े परिवर्तन के लिए प्रधानमंत्री मोदी तैयार होंगे? और अगर तैयार होते हैं तो कितना बड़ा चमत्कार हो जाए? देखिए, ये तो बहुत ही मनोवैज्ञानिक किस्म का सवाल है। एक बात हम लोग ये मानते हैं कि एक आदमी का जो भी ढांचा बनना होता है वो 40 साल से पहले मतलब बायोलॉजिकली भी जो कोशिकाओं में जो परिवर्तन होने होते हैं वो, और मेंटली भी जो उसके मेंटल मेकअप होना होता है वो हो चुका होता है। उसके बाद वो रिजिड हो जाता है, फिर उसमें बहुत परिवर्तन की चीजें संभव नहीं हो पाती। और इसीलिए लोग कहते हैं कि पुराने दोस्तों को आप बुढ़ापे में मत बदलिए, क्योंकि आप दोस्त कहाँ से क्रिएट करेंगे, जो है उनके साथ निभाइए। रिश्तों के बारे में भी कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री जी का अपना एक स्टाइल रहा है। जब वो मुख्यमंत्री थे उसके पहले और भी जो कुछ थे, और जो कुछ वो बताते हैं उन सब चीजों में, और उस स्टाइल से वो जैसे बने हैं वो हमारे आपके सामने है। अब वो इस चीज को कैसे ले रहे हैं ये हम पिछले 1-10 दिनों के उनके कामकाज और उनकी पार्टी के कामकाज, उनके समर्थकों के कामकाज से समझ सकते हैं। पिछले 10 दिनों में अल्ट न्यूज ने करीब 6 या 7 स्टोरीज की हैं जो बताती हैं कि रोज आईटी सेल कोई न कोई एक झूठी चीज प्रस्तुत कर रहा है, और वो झूठी चीज दोपहर तक चलती है, दोपहर तक, लेकिन वो करोड़ों लोगों तक पहुंचा ले जाते हैं। उसके बाद कोई न कोई अल्ट न्यूज या वो बूम चेक या और भी चीजें हैं, या कोई पॉलिटिकल आदमी ही उसको पकड़ लेता है, फिर उसका दूसरा मामला शुरू होता है, तब तक वो कोई दूसरी चीज लेके आ जाते हैं। ये एक पुरानी तकनीक है जो अब पुरानी हो गई है, लेकिन ये चलती है। इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ट्रंप साहब को इतना फेल होने के बाद भी 48% के आसपास वोट, 47 से 48% वोट मिल गए अमेरिका में, जहां जनरल आईक्यू हम मान सकते हैं कि भारत की तुलना में बहुत बहुत बेहतर है। वहां भी बहुत सारे रूढ़िवाद है और बहुत चीजें हैं, लेकिन हमारे हिसाब से तो बहुत बेहतर है। आप देखिए पुतिन साहब का मामला ऐसा ही है, उनको अभी भी 65-70% रेटिंग मिल रही है। शी जिनपिंग के यहाँ तो आप कुछ कह नहीं सकते, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही ही है, तो वहां कुछ कहने का। इस तरह के 4 लीडर इस समय दुनिया में हैं जिनकी लोकप्रियता जो मापी गई है कई बार, वो 50% से ज्यादा है, जो सब के सब इन उपायों का इस्तेमाल करते रहे हैं, जिसमें झूठ बोलना, दम से कोई बात कहना, लोगों को इंटिमिडेट करना, डराना, जेलों में डाल देना, और सबकी एक मैं को छवि होना कि ये जो मतलब ये सामान्य से अतिरिक्त पुरुष है। ये सब इन चारों के बारे में इनके प्रचार में भी, इनके आचार में भी हमें मिलता है। अब हम नतीजे क्या पा रहे हैं? ट्रंप साहब तो खैर बॉर्डर के केस में चले गए, वो एक दूसरा देश था, संभव हुआ। पुतिन साहब ने अपने विरोधी को ही पहले तो कहा जाता है कि जहर वहर दे दिया था, फिर वो ठीक ठाक होकर जर्मनी से आया तो जेल में है। शी जिनपिंग के यहाँ ऐसी संभावना को पैदा ही होने का कोई चांस नहीं है। तो बचता है भारत। अब भारत में आजकल जो कुछ जैसे हो रहा है, ये बिना घोषित किए हुए आपातकाल की तरह है। आप इन सारी कार्रवाइयों को जो देख रहे हैं, इसमें वो बात करना कि वो विपक्षी दलों के साथ बैठ के मन साफ करके, क्षमा मांग के, उनको साथ लेके और अपनी गलतियों को स्वीकार के देश के सामने, और उसके बहुत ही आदर्श स्थिति है। ये कंपोजिशन हमारे प्रधानमंत्री जी का नहीं है। वो यही सब जो कर रहे हैं इसको और जोर से करेंगे, और इससे चाहे दुर्घटना भले हो जाए, और ऐसी किसी स्थिति का इंतजार करेंगे जिसको वो अपने पक्ष में भुला सके। देखिए उनके पास इस सब के बावजूद, जैसे उत्तर प्रदेश ही है, जो श्री जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक डिसकंटेंटमेंट बहुत बड़े पैमाने पर है, लेकिन इसके बावजूद ये सच्चाई है कि उनके पास 30% से ज्यादा रिजिड समर्थकों का एक समूह है उत्तर प्रदेश में आज भी। तो वो कभी भी किसी एक घटना पर चीजों को इसके ऊपर लेप कर सकते हैं जो उनको एक चुनावी विजय दिला सकती है। जो वो लेना चाहते हैं वो इससे अतिरिक्त चाहते भी नहीं। वो किसी न किसी ट्रिक से
चाहे उसमें कुछ भी हो जाए, जैसा वो बंगाल में उन्होंने करने की कोशिश की, वैसा करने की कोशिश करके, और बहुत से राज्यों में उन्होंने दूसरी तरह से किया, एमएलएस के इस्तीफे दिला के पूरी पूरी सरकार मध्य प्रदेश में बदल ली, तो वो उनके लिए ये कोई सीमा नहीं है कि उसे आप नैतिकता या किसी तरह के आदर्शवाद में रोक सके। वो कोई सीमा उनके सामने नहीं है, और ऑटोक्रेसी में भी उनके सामने कोई सीमा नहीं है। हम सिर्फ एक ही सकते हैं कि जो वो कर रहे हैं इसी को आगे करते रहे। जी सिंह साहब, आप कुछ बोल रहे थे। सतीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं बस इतना ही कह रहा था, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने प्रेस्क्रिप्शन दे दिया कि मोदी जी अपना छवि सुधार लें, उससे चुनाव जीत जाएंगे या हार जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं। अगर कोई रिडेम्पशन करना है, कुछ वापिस लेना है, तो सबसे बड़ी पहली चीज तो ये है कि कुछ कार्रवाई कर लें, कुछ तो करें। अब आंध्र प्रदेश सरकार ने आज 10 लाख जो है अनाथ हो गए उनके बच्चों के 10 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट का ऐलान किया है। वो क्या पैकेज होगा? दूसरी बात, आज कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये कोरोना की लड़ाई से लड़ते नहीं है, ये तो विपक्षी पार्टियों से लड़ रहे हैं। तो ऐसी सारी चीजें अगर हो रही हैं, और तीसरी बात, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने आंकड़े छुपाए हैं, जिसकी मदद से शरारत में छुपाए हैं। कोर्ट को भी एक सुओ मोटो लेना चाहिए। नहीं लेता सरकार ले, कोई ले, लेकिन लेना तो पड़ेगा ना। सरकार तो मिली भगत है ना सरकार की, वो कैसे लेगी? उन्हीं की तो सरकारें हैं, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो अगर सेलेक्टिव तो नहीं हो सकती ना, वो सेलेक्टिव होगी तो बाकी और पोल खुलेगी, वो इसमें और फंसेंगे। पड़ेगा ना। विश्वास कैसे होगा, विश्वसनीयता कैसे होगी? अगर विपक्षी चाहेंगे खाली इनके ऊपर डालने लगे, उनको भी तो दिखाना पड़ेगा। जी जी, प्रश्न यही है। अशोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कुछ करके दिखाना पड़ेगा, कुछ करके दिखाने की काबिलियत है क्या? हमारा अनुभव अब ये कह रहा है कि इन्हें गवर्नेंस नहीं आता है, ये गवर्नेंस करना भी नहीं चाहते, ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, सत्ता हासिल करना चाहते हैं, और उसके लिए जो भी प्रपंच रचना है वो कर सकते हैं, लेकिन सरकार कैसे चलाई जाए, देश कैसे चलाया जाए, ये इनको नहीं आता है। ये 7 साल का नतीजा कहता है। क्या ये फिर से सीखना शुरू कर देंगे? क्या फिर से ये कहरा पढ़ेंगे इसका कि देश कैसे चलाया जाए? क्या कोई ठोस कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति इस देश के नेतृत्व में आपको दिख रही है? देखिए, इस देश का नेतृत्व ये समझता है कि देश में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, दूसरी लहर को अच्छी तरह से हैंडल कर दिया है, और इससे बड़ा अच्छा काम हम कोई कर नहीं सकता। मैं ही भगवान हूं जब इस स्थिति में आदमी पहुंच जाता है और उम्र के उस पड़ाव में जहां बदलाव नहीं कर सकते। मैं नहीं मानता, उन्होंने एक प्रयास किया था जब वो बनारस के हेल्थ वर्कर्स को और बाकी लोगों को बात कर रहे थे, तो एक उन्होंने अपने आप को अश्रु निकाल के और रो के ये बता दिया था कि उनके पास बहुत संवेदना है और वो जो मृत्यु हो रहा है उससे बहुत दुखी है। लेकिन अब स्थिति इतनी खराब हो गई कि नरेंद्र मोदी के उन आंसुओं को भी लोग हंसने लगे। बार बार हम कहते हैं कि विपक्ष नहीं है। मैं बार बार बता दूं आपको, यदि जब अत्याचार ज्यादा हो जाते हैं, जब लोग ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं, तो फिर लोग आपको नकारते हैं, कोई सामने आए इसकी कोई गारंटी। इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के बाद ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीत के आए थे कि इंदौर में एक जैन साहब चुनाव जीते थे लोकसभा का। उसके बाद वो लगातार, जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती, हर चुनाव लड़ते थे, लोकसभा, विधानसभा, कारपोरेशन, और एक लोकसभा जो उन्होंने जीता उसके बाद वो जीवन में कोई कारपोरेशन का भी चुनाव नहीं जीते कभी जैन साहब। ऐसे कई लोग आए हैं, लोग आएंगे, क्योंकि बंगाल और बिहार में, खासकर बिहार में, लोग कहते हैं कि बिहार में चुनाव जीत गए। बिहार में सब लोग इकट्ठा हो गए और अकेले तेजस्वी यादव के खिलाफ फ्रंट खोलने के बाद भी यदि वो 70 सीटें लेता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका फेल्यूर है, इनकी छवि नहीं चली। बंगाल में तो ममता ने ध्वस्त कर दिया। अब ये जो मिथ था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को कोई हरा नहीं सकता, वो जहां जाते हैं वहां चुनाव जीत के आते हैं। बहुत पैसा चौका, सालों की मेहनत रही, लेकिन ममता ने पिछले टाइम से भी ज्यादा सीटें ली और भारतीय जनता पार्टी की तमाम रणनीति ध्वस्त हो गई। अब नई रणनीति चाहिए। नई रणनीति क्या करेंगे आप? सर्जिकल स्ट्राइक वो हो गया, हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा ये तय हो गया, क्योंकि इस कोविड ने, जैसा कि सिंह साहब कह रहे थे, इस कोविड ने 2 बातें की है।
आदमी का हेल्थ सेक्टर, आदमी ने लोग खोए, मर गए लोग, वो बात अलग है। लेकिन जो इकोनॉमिकल जो मार पड़ी है, जो आर्थिक दृष्टि मार पड़ी है, उस मार से उभरने में बहुत टाइम लगेगा। और आज के डेट में जो लोग, आज आपको लगता है क्या हिंदुओं ने वोट नहीं दिया ममता को? हिंदुओं ने ममता को वोट इसलिए दिया कि वहां इनका झूठ नहीं चला। काट की हंडी एक बार चढ़ जाती है, बार बार नहीं चढ़ जाती। अशोक, इसलिए मुझे लगता है, मैं ये कह रहा हूं, अशोक जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हिंदुत्व का ब्रह्मास्त्र नहीं चलेगा? हिंदुत्व के बहुत सारे ऐसे, फर्ज कीजिए सिविल, कॉमन सिविल कोड आ जाए, मथुरा का या काशी का मसला उछाल दिया जाए। सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, सवाल है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का, सवाल है ओबीसी का, सवाल है गवर्नेंस का। आज उत्तर प्रदेश में यदि कैबिनेट मंत्री ये कहते हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कहते हैं, लेटर लिखते हैं कि मेरा कोई सुनता नहीं है प्रदेश में, एक एमएलए गुहार लगाता है कि मेरे को बेड चाहिए, वो मर जाता है, एक एमएलए का बेटा मर जाता है, वो रोते रहता है कि ये मेरे बेटी की हत्या हुई है, इसकी गुहार लगाओ। एक बहुत बड़े म्यूजिशियन है, जो बहुत बड़े शास्त्रीय संगीतज्ञ है, जिन्होंने प्रपोज किया था नरेंद्र मोदी को जब चुनाव लड़े थे, उनकी बेटी की हत्या के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए वो जगह जगह घूम रहे हैं। ये बातें लोगों को समझ में आ रही हैं, गांव गांव में लोगों को समझ में आ रही है कि ऐसा क्या है, खांसी बुखार होता है और आदमी मरता है, हमको लकड़ी नहीं है जलाने के लिए। अशोक जी, इसी से ध्यान बटाने के लिए एक बड़ा हिंदुत्व का मुद्दा आएगा, नहीं होगा हिंदुत्व का मुद्दा। देखिए, राम मंदिर बन रहा है, वो इशू खत्म हो गया। अब आप कॉमन सिविल कोड लाओगे, कॉमन सिविल कोड, पिछली बार आपने ट्रिपल तलाक लगाया तो मुस्लिम महिलाओं ने बहुत एन ब्लॉक में आपको मतदान किया था। सिविल कोड लाओगे तो वो कैसा जाएगा ये पता नहीं, और सिविल कोड लाने की वजह से हिंदू उनको वोट देगा ये मैं नहीं मानता, क्योंकि मरने वाला जो कोविड है वो हिंदू मुसलमान बन के नहीं गया। हिंदुओं की यहाँ पे भी ज्यादा हत्याएं हुई है और हिंदू की यहाँ ज्यादा मौतें हुई है। जो लोग गंगा में शव बहे हैं वो किसके हैं? हिंदुओं के हैं। जो दफनाए गए हैं गंगा के किनारे, सरयू के किनारे, वो किसके हैं? हिंदुओं के हैं। गुजरात में जो चिमनी गल गई है शव जलाते जलाते, वो किसके थे? मुसलमानों के थे क्या? हिंदू के थे। आज हिंदू ये कहता है, आज एक आदमी का स्टेटमेंट छपता है कि प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में मैंने पैसा दिया था मेरे खून पसीने का, लेकिन मेरे पिताजी को ऑक्सीजन नहीं मिला, मैं क्या करूं और कितना पैसा दूं? अब लोग रिएक्ट होने लगे हैं। मैंने इसलिए कहा, बेरोजगारी का नाटक कर सकते हो आप, महंगाई का नाटक कर सकते हो आप, राष्ट्रवाद का तड़का दे सकते हो। जब आपके घर में मौत होती है, जब आप अपने को खोते हो, वहां ना हिंदुत्व का तड़का चलता है ना राष्ट्रवाद का, वह यथार्थ का तड़का चलता है। और यथार्थ में है ये खोखला आदमी है, ये सिर्फ बोलता है, ये अपने मन की बात करता है, हमारे मन की बात नहीं सुनता। जब ये बात लोगों की समझ में आई है तो लोग नकारात्मक वोटिंग करते हैं। ये जरूरी नहीं कि किसी को वोटिंग किया जाए, हमारे यहाँ हमेशा कई बार नकारात्मक भी वोटिंग हुआ। तू नहीं चाहिए इसलिए कोई भी चाहिए। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कटनी में शबनम मावसी नाम के एक किन्नर को लोगों ने वोट दिया था। इसका मतलब किन्नर इस देश की कोई राजनीति में कोई पार्टी नहीं थी, वो लोगों का नकारात्मक वोट था। लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों से इतने थक चुके थे कॉन्स्टिट्यूंसी के, उन्होंने एक किन्नर को जितवा दिया। और ये स्थिति आ गई है। अब कोई चलेगा, किन्नर चलेगा, लेकिन आप नहीं चाहिए, क्योंकि आपने हमारी जिंदगी के साथ खेला। आपको 5 साल दिए, आपने फिर 5 साल लिए। कब तक आप विकास की बात करोगे? कौन सा विकास? कहां हो रहा है विकास? विकास नेताओं का हो रहा है? विकास आपका हो रहा है? नया प्लेन बन रहा है, आपके लिए बड़ा घर बन रहा है, करोड़ों रुपए खर्चा हो रहा है उस पे, पार्लियामेंट नहीं बन रही है, आप तो अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, हमारे घर का किसको पड़ा है? ये सवाल पूछते हैं। आज ममता बनर्जी मीटिंग में जाती है और फाइल रख के वापस आ जाती है। वो बताता है कि इस देश के क्षेत्रीय दलों का अब अरोगेंस बढ़ गया है, अब वो छुपने वाले नहीं है। ईडी, इनकम टैक्स, इससे कोई डरने वाला नहीं है। ना महाराष्ट्र में शरद पवार डरा है, ना यहाँ ममता डरी है, ना लालू यादव डरे हैं, वो जेल में रह के भी दहाड़ते थे। और ये बाकी सभी रीजनल पार्टीज को अब समझ में आ गया है कि अब ईडी, इनकम टैक्स ये बार बार यूज होगा, लेकिन हमको लड़ना होगा अस्तित्व के लिए। इसीलिए ये अस्तित्व की लड़ाई है, ये अपने जीवन की लड़ाई है। और इसमें आपका परसेप्शन नहीं देखा जाएगा। आपका वो रोना, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर का रोना, इमोशनल होना इस देश में मजाक हो गया है, उस दिन आपको जनता की नब्ज समझ लेनी चाहिए कि अब कोई झूठ नहीं चलेगा। अब चलेगा तो सिर्फ वो चलेगा जो हमको चाहिए। अब आप हमको, जैसा सिंह साहब ने कहा, जो एक सबसे बड़ी जो चीज है, चलो ये तो निकल जाएगी लहर, 15 दिन 20 दिन में लॉकडाउन खुलेगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो इकोनॉमी पे जो मार पड़ेगी, जो महंगाई बढ़ेगी, अब क्या कहोगे? किसको कहोगे? वारे इंदिरा तेरा खेल, सस्ती दारू महंगा तेल। अब वो सारे मुहावरे हाथ पे लागू होंगे।
अब आप रुपए की कीमत भी बताओगे, पेट्रोल की प्राइस भी बताओगे। अब ये सारी चीजें, जो सवाल आप पूछते थे लोगों से, वो सवाल आपको लोग पूछेंगे और इसके जवाब देने पड़ेंगे। आप जवाब डाल नहीं सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि विकास के लिए हमको टैक्स लगाना पड़ेगा। तो फिर यूपीए सरकार किस लिए टैक्स लगाती थी? यूपीए सरकार क्या मनमोहन सिंह का एफडी बन रहा था बैंक में? उन्होंने भी विकास किया और वही विकास के काम बेच के आज आप देश की बाकी जगह के पैसा उगा रहे हो। ये लोग समझ रहे हैं, सोशल मीडिया बढ़ गया है, गांव गांव में वीडियो दिख रहे हैं, गांव में दिख रहे हैं। ये आपके प्रोग्राम भी लाखों लोग देखते हैं, कि मायने क्या है? आज टेलीविजन का जितना व्यूवरशिप नहीं है उतने इस प्रोग्राम के व्यूवरशिप हो रहे हैं। इसका मतलब लोग सुन रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोगों का परसेप्शन बदल रहा है। इसलिए ये जो छद्म छवि थी, इसको सुरुंग लग गया, इसको विस्फोट से खत्म हो गई। और जो इसको लिपापोती करने की जो बात कर रहे हो, ये अब नहीं हो रहा है। ये हर गलती आपकी, हर लिपापोती एक बड़ी गलती करके लोगों के सामने आ रही है। चाहे टूल किट हो, चाहे डॉक्टर पॉल का स्टेटमेंट हो, प्रकाश जावड़ेकर का आज स्टेटमेंट हो। आज प्रकाश जावड़ेकर के उत्तर में लोग हंस रहे थे देश के, कि प्रकाश, उसने बोला आप हमको टिका दो। राहुल गांधी ने कहा टिका दो भाई, टिके की व्यवस्था करो, भूल जाओ पॉलिटिकल पार्टी, भूल जाओ कांग्रेस बीजेपी, ये लड़ाई हम सबकी है। लेकिन आपने कहा कि राजस्थान में बलात्कार हुआ, वो देखो, क्योंकि बलात्कार उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहे, मध्य प्रदेश में नहीं हो रहे, बलात्कार बाकी बीजेपी के राज्य में नहीं हो रहे, क्या दलित पीट नहीं रहे? ये सवाल कोई पूछने वाला नहीं है। जी आलोक जी, अभी शीतल जी ने एक बात कही कि 30% वोट जो है बीजेपी का अपना है, यूपी की बात कर रहे थे वो। और मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी को वोट देने वालों में एक बड़ा वर्ग है जिसने केवल इसलिए वोट दिया कि मोदी मुसलमानों को उनकी औकात में ला देगा, पाकिस्तान को उसने सबक सिखा दिया है और हिंदू राष्ट्र बनेगा, राम मंदिर बन गया है। एक वो भी एक है भावना लोगों में, और वो उस भावना को जब चाहे सुलगाकर थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है, फायदा उठाया जा सकता है। और ऐसा हमारे हिंदुस्तान की बात नहीं, दुनिया भर में बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ है, जब ऐसी क्राइसिस में इस तरह के इश्यूज का फायदा उठाकर हिटलर ने किया था। आप याद कीजिए जर्मनी में जब कितनी बुरी हालत हो गई थी इंडस्ट्रियल रिसेशन के समय, और उसके बाद कैसे उसने उसका फायदा उठाकर आया, लोगों पर विश्वास कायम किया और फिर अपने सत्ता कायम की। और हाँ, उसके बाद क्या हुआ ये हम सब जानते ही हैं। तो हम ये क्यों मान के चल रहे हैं कि हिंदुत्व का मामला अब खत्म हो गया है, वो नहीं चलेगा? नहीं, मेरा ख्याल है, देखिए, हम में से कोई ये मान कर नहीं चल रहा है कि हिंदुत्व का मामला खत्म हो गया है और वो नहीं चलेगा। लेकिन इस वक्त जो मामला सामने है वो बहुत गंभीर है। ये यूं ही नहीं कहा गया। जब शुरू में कहा गया तब लगा कि साहब दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा संकट। अब निर्विवाद है कि ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा संकट है। इतना बड़ा संकट इससे पहले कभी नहीं आया है। जाहिर है इस संकट के जो असर हैं वो छोटे छोटे सही हम पे आप पे पहुंच रहे हैं, और हमारे नजदीक जो असर पहुंच रहे हैं वो एक, जब आप ग्लोबल पिक्चर या नेशनल पिक्चर देखते हैं तो उसमें छोटे लगते होंगे, लेकिन हमारी अपनी जिंदगी की तस्वीर में वो बहुत बड़ा असर है। आप समझिए मेरा 10 लाख रुपए का घाटा हो जाए, कोई मेरे 10 लाख रुपए का चूना लगा दे, तो भारत सरकार की जीडीपी और आरबीआई की बैलेंस शीट में वो कहीं दिखेगा भी नहीं। होगा हाँ भाई कुछ 0.0000 के बाद कहीं एक जगह कि इतने % फ्रॉड इस आदमी के साथ भी हो गया है, रिपोर्ट में जिक्र नहीं होगा। लेकिन मेरे ऊपर जो असर पड़ा, मैं तो अगले 7 साल नहीं भुला पाऊंगा ना, कि मेरे तो इतने पैसे लुट गए और किसी ने मेरी मदद नहीं की। यहां तो लोगों के घर से उनके लोग चले गए हैं, ऑक्सीजन नहीं मिली है, परमानेंट डैमेज हो गए हैं लोगों की लाइफ में। हमारे मित्र अजीत अंजुम मशहूर पत्रकार हैं, कल उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जिंदगी में कभी शुगर नहीं था, 300 के ऊपर जा रहा है, ये इस बीमारी ने मुझे दे दिया है। खुशकिस्मत ये है कि जान बच गई है। उनके साथ हमारे जो दूसरे साथी जिनकी जान चली गई है, और अनेक ऐसे मित्र हैं जो हमारे साथी चले गए हैं, क्या हम उन्हें कभी भूल पाएंगे? आलोक जी मैं यहाँ रोकूंगा। आलोक जी एक नैरेटिव ये भी चलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अच्छे से संभाला, अगर उनकी जगह राहुल गांधी होते तो इससे 5 गुना डेथ होती। ये भी तरीका है जो बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रोपेगेंडा का ये भी है। सवाल हमारे सामने आए हैं इसमें अभी सुपर चैट में, जिन सवालों को मैं आपके सामने रख देना चाहता हूँ। एक तो यही है कि साहब क्या राहुल गांधी की इमेज
ऐसी थी कि जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को अपनी इमेज बिल्ड करने में बहुत मदद मिली इतने समय तक, क्योंकि सामने कोई मुकाबले में नहीं था। दूसरा सवाल था उससे जुड़ा हुआ कि क्या भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल प्रधानमंत्री को उस रास्ते से डेविएट करने देगी जो रास्ता ट्राइड एंड टेस्टेड है, जिस रास्ते से उन्होंने इतना नफरत फैलाई है। और अभी अभी एक अमीर प्रसाद यादव का सवाल आ गया है कि बाराबंकी और मुजफ्फरनगर में मस्जिद ध्वस्त करने का मकसद क्या है। ये सब किधर इशारा करते हैं? ये सब उधर ही इशारा करते हैं कि हमारे पास एक सोचा समझा जांचा परखा फॉर्मूला है, हम उसे चुनाव के पहले इस्तेमाल करेंगे और आप जितने भी मुद्दे बताएंगे ये सब उड़ जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार ये कहानी फंसने वाली है। हम लोग ये कहने लगे थे, ये अंग्रेजी की कहावत है, यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम, यू कैन फूल ऑल द पीपल सम टाइम, बट यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। हम लोग पिछले दिनों कहने लगे थे कि बहुत बड़ी संख्या में लगभग सारे लोगों को बहुत बड़े समय तक मूर्ख बनाना संभव है। ये भारत में दिखने लगा है और भारत में नहीं दुनिया के दूसरे देशों में भी दिख रहा था। लेकिन ये संकट, ईमानदारी से कह रहा हूं, दिल पे हाथ रख के, किसी तरह के जो मेरे अपने विचार हैं वो अपनी जेब में रख के बोल रहा हूं, इतना भयानक और गंभीर संकट है कि आप इसके ऊपर मिट्टी नहीं डाल पाएंगे, चाहे जितनी कोशिश कर लें, चाहे जितने नैरेटिव ले आए। और शीतल जी सोशल मीडिया के बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हैं, पढ़ते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं। मैं चाहूंगा शीतल जी, जो 3 सवाल हमारे सामने आए हैं, क्योंकि ये सुपर चैट के जरिए आए हैं, आज ही हमने कहा कि भाई सुपर चैट से सवाल पूछो तो जवाब देंगे, तो मैं आपसे भी चाहता हूं इनके जवाब। ये नैरेटिव बनाना क्या ऐसा है कि कहीं भी कभी भी बना लो? कि इसमें लोगों ने कहा भाई फिर स्मशान घाट में रैली करो, वहां बहुत भीड़ हो रही है आजकल, तो फिर वो भी कर लेना चाहिए ना। नहीं, मैं बाराबंकी वाले से शुरू करूंगा। बाराबंकी में एक मस्जिद ढाई गई थी कुछ दिन पहले, 2 और मस्जिदों पर नोटिस दिए हैं। बाराबंकी अयोध्या, जो फैजाबाद को अयोध्या कर दिया है, उससे सटा हुआ जिला है, लखनऊ और अयोध्या के बीच में है और सेंसिटिव भी है। लेकिन इस घटना की कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं हुई जिससे वहां दंगा हो जाता, क्योंकि निश्चित तौर पर अक़लियत के लोग बहुत ही समझदारी से व्यवहार कर रहे हैं। वो साफ साफ समझ रहे हैं कि सरकार की मंशा क्या है। और मैं ये भी नहीं पा रहा हूं कि इससे बाराबंकी में ऐसा कोई माहौल बना हो कि हिंदुओं में कोई बहुत ध्रुवीकरण हो गया हो। जरूर थोड़ी बहुत चर्चा है, लेकिन ये उस तरह से नहीं बदली और लोग इसे समझ रहे हैं कि ये चुनाव से पहले सरकार की हुई एक कोशिश है। और इसी तरह से मुजफ्फरनगर और दूसरी जगहों में जो किसान आंदोलन में जुड़े लोग, जो एक बहुत बड़े समाज में वहाँ के पश्चिम के, जिसमें आपस में मुसलमानों में और वहाँ के किसान समाज में जाटों के रूप में है, आपस में तनाव हो गया था, जिसका फायदा भाजपा को मिला बहुत बड़े पैमाने पर। लेकिन अब ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि अब जो कुछ हुआ है किसान आंदोलन के बाद, और जिस तरह से उनकी भागीदारी लगातार बनी हुई है, और जिस तरह से जयंत चौधरी, जो चौधरी चरण सिंह के वारिस हैं, जिनके पिता की अभी हाल में मृत्यु हुई, अजीत सिंह के इसी सिलसिले में कोरोना से ही मृत्यु हुई, उसके बाद जिस तरह से उनको सम्मान उसी तबके में जगह जगह मिल रहा है, और लोग उनके पिता की डेथ के बाद भी जिस तरह से रिस्पांस लोगों ने दिया, इससे लगता है कि डिस्कंटेंटमेंट बहुत बड़े हिस्से में निश्चित तौर पर सरकार के विरुद्ध पैदा हुआ है। लेकिन मैं वो बात फिर कहूंगा कि इसके बावजूद भाजपा के पास एक बड़ी सामर्थ्य उत्तर प्रदेश में है, और हमें उसे एकदम से इग्नोर इस बात से नहीं कर देना चाहिए कि गंगा के किनारे लाशें मिली हैं, बहुत लोगों के घरों से लाशें निकली हैं, बहुत, ये बिल्कुल सब सही है। हर गांव में ऐसी घटनाएं हैं, ये भी सही है। किसी किसी गांव में महामारी का इतना प्रकोप है कि एक जगह तातो मुरैनी पास में है मेरे, वहां एक ही जगह में 40 से ज्यादा शीतल जी, हम लोग इसको केवल उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में देखने लगे हैं। हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि जो छवि का निर्माण का काम केवल उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख के नहीं किया जा रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर है जी। तो वो उसको जहां जहां भी भाई 2024 लक्ष्य मुख्य रूप से है, उसका यूपी में कितना फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा ये दूसरी चीज। लेकिन 2024 से पहले इन 5 राज्यों के जो नतीजे होंगे वो 2024 के लिए प्लेटफॉर्म बनेंगे। अगर वो नतीजे एकदम से खिलाफ हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर फिर संभालना 2024 तक मुश्किल होना रोज शुरू हो जाएगा।
लेकिन अगर वो इसमें कुछ बुरा भाग, दंगा दुंगी, कोई सांप्रदायिक घटना, कोई पुलवामा का डुप्लीकेट, कुछ ऐसी चीजें करके और कोई चुनावी सफलता हासिल कर लेते हैं, तो वो एक मिराज खड़ा करने में सफल होंगे कि भाई आएगा तो मोदी ही। ये भी एक मिराज है ना। इस तरह के जो उन्होंने खड़े किए हैं, बिल्कुल, इन सबको लोगों के मन में उतारते हैं। जी जी जी। सतीश जी, आखिरी सवाल है कि जो आपने पहले कहा कि इनको डील करना पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूं कि इनको डील करने की काबिलियत नहीं है, ये 7 साल में साबित कर चुके हैं, और न ही इनकी फितरत है ये काम करने की। तो ये अंततः अपने उन्हीं अस्त्र शस्त्र लेकर मैदान में उतरेंगे, उनकी धार तेज करेंगे, जिनसे इनको भरोसा है कि ये काम करते हैं, काम करते आए हैं। पिछले 30 साल का तजुर्बा तो यही है कि राम मंदिर अभियान के बाद से ही ये इनको ये राजनीतिक फायदा मिलना शुरू हुआ है, और उसी के बूते आज यहाँ तक पहुंचे, उसमें बहुत सारी चीजें और ऐड करते हुए। तो ये इससे हटेगा नहीं, ये कोर है इनका। बिल्कुल कोर है, वही अंतिम अस्त्र शस्त्र बचा है, और वो शस्त्र जो है, अस्त्र, उसमें दम है, वही बचा है। अब उसमें कितना दम है, बदली हुई परिस्थितियों में, इमरजेंसी की हालत में, ये हम नहीं कहेंगे। मैं कोई यहाँ पर रिजल्ट नहीं निकाल रहा हूं मुकेश जी। मैं ये जानता हूं कि बाकी जो वक्ता बोल रहे हैं उनकी बातों से मोटे तौर पर मैं सहमत हूं, लेकिन क्या है कि विश्वसनीयता को फिर से कम कुछ अंश में बहाल करने के लिए कुछ बोल रहा हूं। जो चीजें हैं वो तो करनी पड़ेंगी ना। सब तो यही कह रहे हैं भाई कि अभी तक वैक्सीन जो है पिछले 1 महीने में कितने आए, विदेश से पूरा लाने की कोशिश हो रही है, क्यों, क्या, कुछ नहीं। तो वो बात बहुत अटकी हुई है। तो विश्वसनीयता के लिए जो जरूरी चीजें हैं, जो आर्थिक मैंने बात की, लेकिन पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है सतीश जी, लेकिन गारंटी कुछ नहीं है। पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। 6 महीने बाद हो सकता है ये हिसाब किताब कोई पूछे ही ना। नहीं, देखिए ये हो सकता है, देखिए पब्लिक मेमोरी शॉर्ट हो और पब्लिक मेमोरी बहुत लॉन्ग भी होता है मुकेश जी। अब सवाल ये है कि अगर हम पूरी बात मान लें, हम कहें कि जी हमें तो समझ में नहीं आया कि जी मई में अप्रैल में अचानक से ये कैसे हो गया, कहीं नहीं हुआ, पूरे साल हम ठीक से चले, क्या हो गया, क्या है इसके अंदर की चीज, मतलब कुछ भी हो सकता है। और अगर तड़ातड़ इंजेक्शन दे, अभी स्थिति ये है कि जिसको पड़ गया, मैं मेडिकली नहीं बोल रहा हूँ, उसको भी कहे कि भैया तुमको एक और लेना है, अभी ये स्थिति है, वो सारी चीजें करेंगे तो शायद रिडेम्पशन हो सकता है। लेकिन हाँ, वो सही कह रहे हैं आलोक जी और सब की। देखिए जब आदमी के घर में कोई मर जाता है और उसको इतना झेलना पड़ता है तो बड़ा दर्द लंबा होता है, और ऊपर से इकोनॉमिक तड़का लग जाता है कि अब कमाएंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, कौन क्या देगा, कैसे निकलेंगे। हमने कहा ना आपको, मैंने उसका एक प्रतीकात्मक बोला था, लोग जंगले से बाहर झांकने में भी डरते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ बैठा हूं, मैं सोच रहा हूँ यार कहीं कोई छू देने से तो गड़बड़ नहीं होगा। ये सारी स्थिति मनोस्थिति है, उसमें अब धर्म और प्रोपेगेंडा कितना काम करेगा। कुछ एक चीजें वो लोग कर रहे हैं, लेकिन वो काफी नहीं है। पॉलिटिकल प्रिज्म से हम लोग को भी देखना छोड़ देना चाहिए, और उनको तो बिल्कुल इस वक्त छोड़ देना चाहिए। जी 1 मिनट बचा है, 1 मिनट बचा है। मैं चाहूंगा अशोक जी इसका समापन करें एक अंतिम टिप्पणी के साथ कि क्या ये छवि की हमने बात शुरू की थी, क्या छवि हिंदुत्व बनाएगा या काम बनाएगा, और काम बनाएगा तो काम करने की स्थिति में है कि नहीं है? देखिए छवि हिंदुत्व तो अभी बनाएगा नहीं, क्योंकि जो मौत है वो हिंदुत्व के भी ऊपर चली गई है, राष्ट्रवाद के ऊपर भी चली गई, मौत का जो तांडव हुआ। दूसरी बात है, आपकी पहले ही छद्म छवि थी, उसको लोगों ने पहचान लिया है, तो अब आप फिर से छद्म छवि बनाओगे कैसे, ये बड़ा सवाल है। उसके बाद या तो आप एक्सेप्ट करो कि अभी तक मैंने बहुत गलतियां की, मुझे माफ करो, मुझे एक आखिरी बार चांस दो, तो हो सकता है इस देश का जो लोग है वो जरा दिल से सोच के बोलेंगे चलो एक बार दे दे। लेकिन आप ये कहो कि गलतियां हुई ही नहीं है, मरी नहीं गया, इकोनॉमी बहुत अच्छी है, देश में सब दूर स्टॉक मार्केट ऊपर चल रहा है, कि महंगाई है ही नहीं, ये तमाम झूठ अब जनता लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जनता टूट चुकी है। कोविड के दूसरे लहर ने मतदाताओं को तोड़ दिया है।
जब आदमी टूटता है तो ये सारी चीजें लेने की क्षमता उसमें नहीं। तू जी, जा किसी बहुत और बहुत को आने शुक्रिया। दे, मुझे लगता है उसी कि माहौल में करता है। कोविड ने वो क्षमता तो तोड़ी ही है, वो सारे सपने भी तोड़ दिए हैं जो दिखाते हुए नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, बड़े बड़े सब्जबाग। अब किसी के दिमाग में वो सपने बाकी नहीं रह गए हैं, इसलिए मोह भंग पूरा हो चुका है। हम बातचीत को अब यही खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद, नमस्कार।